डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल की पेशी। अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी ने किया आरोपों से इनकार, कहा मुझे राजनीतिक साजिश में फंसाया गया। पेशी के बाद सुल्तानपुर में रामचेत मोची के परिवार से मिले राहुल गांधी। यूपी के बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। मौर्य ने कहा यूपी के विकास को समर्पित है बजट। बजट का उद्देश्य है जन कल्याण और गरीब कल्याण। वहीं कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का आरोप, इस बजट में कोई नई चीज नहीं। बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान की हजारों किताबों को कबाड़ी को बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी पर गिरी गाज। पूरे प्रकरण में बीसीए स्तर पर भी लापरवाही की जांच की जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरे होने पर धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको सफाई देनी है। इस पर राहुल ने कहा हाँ। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। मामला 8 साल पुराना है। आरोप ये है कि राहुल ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने तब कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इस बयान के बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से निकलने के बाद राहुल रामचेत मोची की दुकान पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात भी की। राहुल ने मोची की पोती श्रद्धा को गोद में लिया। उसके पैर में चोट देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। परिवार ने बताया कि चोट ठीक नहीं हो रही है। इस पर राहुल ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से बच्ची के इलाज की बात कही। रामचेत मोची की 3 महीने पहले कैंसर से मौत हो गई थी। 1.5 साल पहले राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर बैठकर जूते सिले थे। बाद में उन्होंने रामचेत को सिलाई मशीन भी भेजी थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट पर कहा कि जन कल्याण और गरीब कल्याण और यूपी के विकास को समर्पित है ये बजट। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने लाउड स्पीकर मामले पर कहा कि ये देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है। बहुत सार्थक चर्चा हो रही, बहुत अच्छा काम हो रहा है और सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह जन कल्याण, गरीब कल्याण, उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित है और आज पूरी उम्मीद है कि उसका बजट का पारण भी हो जाएगा और नए सिरे से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। यूपी के बजट पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने सर्वोत्तम बजट पेश किया है। योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, जनता को सुरक्षा प्रदान करना और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना प्राथमिकता है। माननीय योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं, एक तो नंबर 1 जनता को सुरक्षा प्रदान करना, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना। ये जो बजट इस बार चर्चा जिस पर हो रही है, ये अद्भुत और आश्चर्यजनक और बहुत सर्वोत्तम बजट है, जिस पर जो अधूरे काम है उन्हें पूरे किए जाएंगे और जो काम प्रारंभ किए जाएंगे उनको भी पूरा करने का काम होगा। कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा ने योगी सरकार के बजट पर निशाना साधा है। आराधना मिश्रा ने कहा कि इस बजट में कोई नई चीज नहीं है। सरकार केवल आकार बड़ा करके अपनी पीठ थपथपा रही है। 4% से भी कम बजट नई योजनाओं के लिए दिया जा रहा है। आराधना मिश्रा ने कहा कि अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम भी योगी सरकार ने बजट में नहीं किया। आराधना मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको धमकियां मिलना दुखद और लोकतंत्र के लिए गलत है। लेकिन सोशल मीडिया पर बयान देने वाले के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो इसका मतलब है कि इसे सरकार का मूक समर्थन है।
कर दिया जाए जिससे हम संदेश पहुंचा सकें। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि ये परंपरागत तरीके से किया जाता था। हाँ। उन्होंने इस बात को सदन में रखा है। अब सरकार इस पर अपना जवाब देगी। क्या क्या ये मैम लागू होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, जो परंपरागत चीजें हैं हाँ। और यदि वो चीजें चली आ रही हैं लंबे समय से, तो उस पर सरकार विचार करे, उसमें क्या दिक्कत है। बहराइच से शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। सर्व शिक्षा अभियान की हजारों किताबें कबाड़ी के यहां रद्दी में बेचे जाने का मामला उजागर हुआ है। स्टॉक जांच में 13,595 किताबें गायब मिली है। मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों पर गाज गिरी है और शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बहराइच में सरकारी स्कूलों के बच्चों तक पहुंचने वाली किताबें कबाड़ी की दुकान तक कैसे पहुंच गई, यह बड़ा सवाल बन गया है। स्टॉक के मिलान में खुलासा हुआ कि 13,595 पुस्तकें रिकॉर्ड से गायब हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया कि इन किताबों को रद्दी में बेच दिया गया। मामला सामने आते ही विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अनुचर सफीक अहमद और आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीसी कम्युनिटी आशुतोष सिंह और अनुदेशक अतुल कुमार सिंह के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, पूरे प्रकरण में बीएसए स्तर पर भी लापरवाही की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी योजनाओं के तहत बच्चों के भविष्य के लिए आई किताबें अगर रद्दी में बिकने लगे तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। फिलहाल 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में और कितने नाम सामने आते हैं। दरअसल बहराइच परिषदीय विद्यालयों में निशुल्क बंटने वाली किताबें मंगलवार को मेटकहा में कबाड़ी की दुकानों से ट्रक पर लदी मिली हुई थी। मुरादाबाद ट्रांसपोर्ट के ट्रक पर करीब 50,000 से अधिक किताबें लदी थी। किताबें शिक्षा सत्र 2026-27 की थी, जिन्हें 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिया जाना था। रामगांव पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक सीज कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर कबाड़ी दिलशाद और ट्रक चालक भाग गए। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। अमरोहा जनपद के गांव खेतापुर स्थित एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे पढ़ाई की बजाय मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले युवक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह वीडियो 30 जनवरी 2026 का है। उन्होंने बताया कि यह वीडियो उन्होंने दूर से अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था, जिसमें बच्चे स्कूल परिसर में काम करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर टिकी है और अब देखना होगा कि मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। हरदोई में देश की प्रतिष्ठित ट्रेनों में शुमार वंदे मातरम एक्सप्रेस एक बार फिर पत्थरबाजी की चपेट में आ गई है। वाराणसी से मेरठ जा रही ट्रेन के C4 कोच का शीशा टूटा गया। ट्रेन में RSS सर संघचालक मोहन भागवत सवार थे। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरदोई और कौड़ा के बीच गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर लगने की घटना सामने आई। कोच C4 में सीट नंबर 60 और 61 के पास अचानक पत्थर आकर टकराया, जिसमें खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय कोच में बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीओ सिटी अंकित मिश्रा के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के पास कंजर बस्ती के 8 से 13 साल की आयु के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान उछला पत्थर ट्रेन से टकरा गया। प्रथम दृष्टया यह शरारतन न होकर खेल के दौरान हुई लापरवाही मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही RPF, GRP और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया गया। RPF इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने हरदोई स्टेशन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद देश की आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत पर पत्थर लगने की घटना ने सुरक्षा तंत्र की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है।
आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ही ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जहां कुशीनगर के पटरौना नगर में इंटर के 700 छात्रों के वोट परीक्षा पर रोक मामले में कार्यवाही शुरू हो गई है। आरोपी लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अन्य जिम्मेदारों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से पत्राचार के माध्यम से 700 छात्रों ने किया था आवेदन। नियमों को दरकिनार करके भरा गया था वोट परीक्षा फॉर्म। प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के स्थान पर लिपिक ने हस्ताक्षर किया था। परीक्षा शुल्क नहीं जमा करने पर फॉर्म को निरस्त कर दिया गया। इस तरह से 700 परीक्षार्थियों की एक साल की मेहनत पर पानी फिर गया। डीआईओएस श्रवण गुप्ता की लापरवाही का खामियाजा 700 छात्र भुगत रहे हैं। प्रिंसिपल के रहते डीआईओएस ने अलग से बनाया था नोडल अधिकारी। हर छात्र से हजारों रुपए की वसूली भी हुई थी। डीआईओएस ने भी कई नहीं कराई थी परीक्षा फॉर्म की जांच। बरेली जनपद के थाना बहेड़ी पुलिस ने दंगों में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे, 2 कारतूस, 1 कार और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 19 फरवरी 2026 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर शेरगढ़ अड्डे से की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तस्लीम और सोमू खान उर्फ औशाफ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों कुख्यात हिस्ट्री शीटर इशरत अली के सहयोगी हैं, जो अभी फरार हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 26 सितंबर 2025 को हुए दंगों में इस्तेमाल हथियार इसी गिरोह ने सप्लाई किए थे। सोमू खान के मोबाइल से मिले वीडियो में गिरोह का सरगना इशरत अवैध पिस्टलों से टेस्ट फायर करता दिखा। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि जांच में सामने आया कि हथियारों की खेप सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र के संपर्कों तक तेजी जानी थी। आरोप है कि दंगों के दौरान भीड़ द्वारा पुलिस पर कई फायरिंग की गई। इन्हीं अवैध असलाहों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला हुआ है और अन्य फरार आरोपियों गफ्फार, समी, फरहत अली और मुख्य सरगना इशरत की तलाश में टीमें गठित की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दंगों के दौरान मौलाना तौकीर रजा का नाम भी जांच में सामने आया था और उनसे जुड़े संपर्कों की कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी नजर आ रही है, जो कि दूध डेयरी से सेपरेट का दूध ले रही है। आरोप है कि यह दूध एक नवीन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पिलाने के लिए लाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमीरपुर जनपद के पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां के कुछ निवासियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में मुस्कुरा कस्बे के एक नवीन प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी नजर आ रही है, जो कि कस्बे की एक डेयरी से सपरेटा का दूध लेते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये सपरेटा का दूध नवीन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पिलाने के लिए लिया गया था। पूरे मामले को लेकर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नाबालिग वाहन चालकों और निर्धारित रूट से बाहर चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। दरअसल गाजीपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से एसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया,
यह अभियान खास तौर पर 2 मुख्य सड़कों पर केंद्रित रहा, जहां नाबालिग वाहन चालकों और कलर कोडिंग के बावजूद निर्धारित रूट से बाहर संचालित हो रहे ई रिक्शा पर कार्रवाई की गई। एसपी सिटी ने बताया कि पूर्व में शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे। बिजनौर में ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लालच में एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार भी हो गए। पुलिस फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। दरअसल जिस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए तमाम सामाजिक संगठन और सरकारी सिस्टम एड़ी से चोटी का जोर लगा चुका है, उसी दहेज प्रथा के कारण देश में प्रतिदिन सैकड़ों बेटियां बलि चढ़ जाती हैं। ऐसा ही मामला बिजनौर के चांदनपुर से सामने आया है। अमरोहा जनपद के गांव जमुना खास की रहने वाली यास्मीन का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ चांदपुर क्षेत्र के गांव अंक्रोधा निवासी फहीम के साथ हुआ था। 3 साल पहले हुई शादी से सभी लोग खुश थे, लेकिन अचानक यास्मीन के ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज का लालच आ गया और फहीम तथा उसके परिवारजनों ने यास्मीन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गरीब घर में जन्मी यास्मीन दहेज लोभियों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, जिस पर ससुरालियों ने उसे दुनिया से ही विदा कर दिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।